बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 19 एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 19 के एमसीक्यूज़ देखेंगे। और चैप्टर 19 को एमसीक्यूज़ के लिए मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पोर्शन जो है उसको देखते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी वेलकम बैक। तो चलते हैं अपने मेन बोर्ड की तरफ। ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपके चैप्टर 19 के आज वाले टॉपिक्स जो हम देखेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। रिलेटिव मोशन, इसके अलावा है इनर्शियल फ्रेम, रिलेटिव मोशन, इनर्शियल फ्रेम, उसके बाद है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। और सिंपल सी बात है, जैसे पहले एमसीक्यूज़ में मैं बताता हूँ कि इनसे रिलेटेड आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले है जी, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। ऐसा क्यों? रेस्ट या मोशन दोनों रिलेटिव ही होती हैं। देखें, ऑल मोशंस आर रिलेटिव मतलब क्या है इसका? जैसे फर्ज करें, इवन बल्कि हमें ये कहना चाहिए रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, यानी दोनों जो है ये रिलेटिवली फाइंड, इनके बारे में रिलेटिवली आंसर आता है, कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं आ सकता। जैसे फ़र्ज़ करें मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे साथ और कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और बाहर जो बंदा बैठा है, गाड़ी अब चल रही है, अब जो बाहर बंदा बैठा है उसके लिहाज से हम मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से, चूँकि हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं, एक दूसरे के लिहाज से हम मोशन में नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिहाज से हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिहाज से हम रेस्ट पे हैं। इसका मतलब है कि मैटर क्या करता है कि ऑब्जर्वर कौन सा है, यानी आप रेस्ट या मोशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस ऑब्जर्वर से ले रहे हैं। अगर गाड़ी के अंदर वाले ऑब्जर्वर की बात करें तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर गाड़ी से बाहर वाले ऑब्जर्वर की बात करें तो मैं मोशन में हूँ। अब मैं वही हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वर के लिए मैं रेस्ट पे हूँ और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मैं मोशन में हूँ। सो दैट्स वाई वी से दैट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। ठीक है। इसके बाद है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम इज अ फ्रेम इन विच फर्स्ट लॉ होल्ड्स। फर्स्ट लॉ से मुराद है लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि नथिंग, जिसमें हम कहते हैं कि जी इफ़ देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स, यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी पर नहीं लगती, देन द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, यानी बॉडी अपनी स्टेट में रहेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। इसके बाद है जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रेस्ट मैस ऑफ फोटोन इज, बेटा फोटोन का जो रेस्ट मैस है ये ज़ीरो लिया जाता है। ठीक है जी। द आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन सिंपल है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन प्रेजेंटेड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। इफ रेस्ट मैस ऑफ पार्टिकल इज m नॉट एंड relativistic mass is m, then kinetic energy of particle will be। बेटा आप जानते हैं kinetic energy जो है उसका वैसे तो फॉर्मूला होता है mc स्क्वायर, आई मीन हाफ mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी। रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखिए, रिलेटिविस्टिक चेंज इन एनर्जी को मैं लिखूंगा डेल्टा E, जो किसके इक्वल होगा? रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मैस एनर्जी। अब रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होगी? mc स्क्वायर और रेस्ट मैस एनर्जी m नॉट c स्क्वायर। अब इसमें m जो है ये रिलेटिविस्टिक मैस है, यानी जब बॉडी मोशन में होता है तो आइंस्टाइन ने कहा था कि उसका मैस बढ़ जाता है, ये वो वाला मैस है। और m नॉट क्या है? ये वो वाला मैस है जब बॉडी रेस्ट पे होता है। तो आप जाहिर बात है रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मैस एनर्जी करेंगे तो आपके पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, और चेंज इन एनर्जी को ही हम बोलेंगे कैनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्ट की मोशन की बात कर रहे हैं।
तो जब बॉडी को आपने मूव करवाना शुरू कर दिया तो आपने उसमें कौन सी एनर्जी को ऐड किया, काइनेटिक एनर्जी को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल चेंज इन एनर्जी है बॉडी के अंदर, दैट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। पार्ट सी, ऑप्शन सी। By using Navstar, speed of an object can now be determined to an accuracy of 2 centimeter per second. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। The rest mass energy of an electron is 0.511 MeV। बेटा ये आप किस तरह निकालेंगे, ये आप इस फार्मूला से निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह स्पीड ऑफ लाइट की जगह 3 इंटू 10⁸ सारे का स्क्वायर। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो पहले आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल्स होता है। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, फिर ये सारा जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा आएगा 0.511 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 जो है इसको हम मेगा भी कह सकते हैं, तो इस तरह से 0.511 मेव आ गया, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1905 द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन। इसके बाद है जी, यूजिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट आफ्टर एन और फ्लाइट कैन बी प्रिडिक्टेड अबाउट 760 मीटर। यानी इतनी एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कर सकते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन है। एजिंग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्लोड बाय द मोशन एट वेरी हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। एजिंग प्रोसेस स्लो होने का मतलब ये है टाइम डायलेशन, यानी जो काम रेस्ट पे प्रॉपर टाइम पे हो रहा है, अगर रिलेटिविस्टिक मोशन पे वही वाला काम ऑब्जर्व किया जाएगा तो ज़्यादा टाइम में होगा। ज़्यादा टाइम में सेम प्रोसेस होने का मतलब है कि एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है जी, सो एजिंग प्रोसेस वुड बी स्लोड डाउन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट इट्स मैस बिकम्स इन्फिनिटी। बेटा ये किस तरह, हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैस जो है उसका ये फॉर्मूला होता है 1 - v²/c² सारे का स्क्वायर रूट। अब अगर हम फोटोन जो है उसकी अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल फर्ज कर लें तो क्या होगा, 1 - v की जगह आ जाएगा c, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट फर्ज कर ली है, ये कैंसिल हो गई, इसकी जगह 1 आ गया और ये बन जाएगा m0 डिवाइडेड बाय 0। और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड, यानी अब रिलेटिविस्टिक मैस इन्फिनिटी हो गया है। अब आप देखें, रिलेटिविस्टिक मैस अगर इन्फिनिटी हो गया है तो इसका मतलब है इस मैस को मूव करवाने के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इस मैस को मूव करवाने के लिए आपको इन्फिनिट फोर्स चाहिए होगी, एंड दैट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन था, उसका आंसर तो हमने देना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट इट्स मैस बिकम्स इन्फिनिटी, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि दिस इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। ठीक है जी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन एसआई यूनिट्स वैल्यू ऑफ वेन्स कांस्टेंट इज, बेटा ये बुक में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट जूल सेकंड। बेटा प्लांक्स कांस्टेंट जो है ये हमने इस इक्वेशन से निकाला था, प्लांक्स कांस्टेंट E/F। ठीक है, अब एनर्जी का यूनिट होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है टाइम का इन्वर्स। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, टाइम का इन्वर्स कह रहा हूँ, सेकंड का इन्वर्स। या आप इस तरह कर लें, इसको ऐसे करने की बजाय आप पहले फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड की शक्ल में लिख लें, ये बन जाएगा एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो है वो टाइम पीरियड होगा। अब आप इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लें, जूल सेकंड। ठीक है जी। प्लांक्स कांस्टेंट हैज़ डायमेंशंस। अब आप इसके डायमेंशंस बना सकते हैं। बेटा पहले आप इसको बेस यूनिट्स में लिखें, ये मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ। जूल जो है इसको बेस यूनिट में हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, साथ एक सेकंड मौजूद है, ये सेकंड उससे कैंसिल करेगा, आपके पास बचेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
अब आप इसको बड़ी आसानी से डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। m किलोग्राम की जगह m आ गया, मीटर की जगह l आ गया, सेकंड की जगह टाइम आ गया, तो आपके पास बन गया m l स्क्वायर t इनवर्स, यानी आपके पास ऑप्शन आ गई C। इसके बाद है जी, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी एमिट्स रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। बेटा ये बात याद रखें कि अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर लो है तो जारी बात है उससे जो रेडिएशंस निकलेंगी उनकी एनर्जी भी कम होगी। अब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड है बट वेवलेंथ से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर एनर्जी कम रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोन आएंगे, जो वेवलेंथ्स आएंगी, वो लॉन्गर वेवलेंथ होंगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए। एट लो टेम्परेचर अ बॉडी यूजुअली इमिट्स, ये वही वाला क्वेश्चन है, द प्लाटिनम वायर बिकम्स वाइट एट अ टेम्परेचर ऑफ 1600 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी बुक में सारी इंफॉर्मेशन है। इफ अ प्लाटिनम वायर इज हीटेड एट 500 देन इट अपीयर्स डल रेड। बेटा ये भी बुक में लिखा हुआ है। जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ये अभी हम ऊपर करके आए हैं। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट, ये भी बुक में लिखा हुआ है। इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, और बेटा इसमें हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट की, इसी तरह पेयर प्रोडक्शन की। एक्स-रेज डायफ्रैक्शन इंप्लाइज दैट रेडिएशन हैज अ वेव नेचर। बेटा ये बात याद रखें, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी वेव प्रॉपर्टीज हैं, वेव फिनोमिना है। हर ऐसी चीज जो ये फिनोमिना करती है उसे हम वेव बोलेंगे। तो एक्सरेज में ये वाला फिनोमिना होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सरेज की वेव नेचर होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज EV0। बेटा आपको याद होगा हमने ये एक रिलेशन लिखा था, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। अब इसमें जो V0 है ना, दिस इज एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी ये वो वाला पोटेंशियल है जो रिवर्स पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। तो ये वाली जो एनर्जी है ये असल में हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की थी, यानी एक तरफ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से हम उनको पुश कर रहे हैं, हम उनको धकेल रहे हैं। तो जो सबसे एंड पे फोटो इलेक्ट्रॉन रुका था वो इतनी एनर्जी पे रुका था, और सबसे एंड पे कौन सा रुकेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0। ठीक है जी। इसके बाद है द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, बेटा मोमेंटम का ये रिलेशन है P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। एनर्जी का रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं HC ओवर लैम्डा। इसी तरह एनर्जी का रिलेशन हम PC भी लिखते हैं। अब P जो है ये बेसिकली मोमेंटम है, सो मोमेंटम इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। द मोमेंटम ऑफ मूविंग फोटोन इज H ओवर लैम्डा। ये अभी अभी मैं बात करके आया हूँ, सेम वही आंसर है। विच लाइट फोटोन हैज़ द लीस्ट मोमेंटम? बेटा जिसकी एनर्जी कम होगी उसी का मोमेंटम कम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई C। अब एनर्जी जो है उसका रिलेशन क्या होता है? HC ओवर लैम्डा, और मोमेंटम का रिलेशन अभी अभी हम करके आए हैं H ओवर लैम्डा। मोमेंटम हमें चाहिए लीस्ट मोमेंटम होने का मतलब है कि वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये चारों विजिबल कलर हैं। हम जानते हैं विजिबल रेंज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा देखें इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी, एक बात याद रखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दिया, और जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर फोटॉन ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट
हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज़्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये मैंने 3-4 रिलेशंस आपको बना के बता दी हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड या अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद है जी पोटेशियम कैथोड इन फोटो सेल एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ लाइट विजिबल। बेटा ये इंफॉर्मेशन है, विजिबल लाइट के लिए पोटेशियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1921। In order to increase kinetic energy of ejected photoelectrons, there should be an increase in frequency of radiation. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। एक बात याद रखें, अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है उनकी एनर्जी बढ़ेगी। इस रिलेशन के मुताबिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है जी। और अगर उनकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। टू इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स देयर शुड बी एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा वर्क फंक्शन जो है ये बेसिकली HF0 है इसका फार्मूला। इसमें F0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब चूंकि वर्क फंक्शन जो है ये एनर्जी है असल में, यानी द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन, यानी अंदर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए इंसिडेंट लाइट की, दैट इज़ एक्चुअली वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन चूंकि एनर्जी है तो इसलिए इसका यूनिट होगा एनर्जी वाला। और यहाँ पे एनर्जी का एक ही यूनिट गिवन है ऑप्शन ए में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स। तो नेगेटिव पोटेंशियल से यहाँ पे मुराद ये भी है कि रिवर्स पोटेंशियल है, ठीक है जी। इसके बाद आ गया कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन इफेक्ट आ गया। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री। किस तरह? बेटा कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ जो है उसका ये फॉर्मूला है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें थीटा जो है ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, ठीक है। अब स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे गिवन है 180 डिग्री, कॉस 180 क्या होगा? -1 और ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2H/m0c। इस तरह से आपके पास जो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ है यानी डेल्टा लैम्डा, इसका आंसर मैक्सिमम आएगा। इससे ज़्यादा आंसर किसी भी एंगल पे नहीं आ सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। द क्वांटिटी H/m0c, बेटा इसके जो डायमेंशंस आते हैं वो लेंथ वाले होते हैं और ये जो क्वांटिटी है इसमें इसको हम कॉम्पटन्स वेवलेंथ भी कहते हैं, ठीक है। द चेंज इन वेवलेंथ इसका फार्मूला अभी मैं लिख के आया हूँ, अल्फा डेल्टा लैम्डा का। इसके बाद है जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। हम जानते हैं कि ये 1.02 मेव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी 0.511 मेव होती है, इलेक्ट्रॉन की भी इतनी होती है, इसी तरह पॉजिट्रॉन की भी इतनी ही होगी। तो कम से कम फिर इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है 1.02 मेव, कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए फोटो पेयर प्रोडक्शन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2m0c²। बेटा इसमें एक m0c² इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी को जाहिर कर रहा है और दूसरा m0c² पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी को जाहिर कर रहा है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2m0c²। द पेयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का मटीरियलाइजेशन। एनर्जी ऑफ ईच पॉजिट्रॉन इज गिवन बाय, बेटा ये अभी मैं ऊपर लिख के आया हूँ, द पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है जी द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, ये अभी मैं बता के आया हूँ। द कंडीशन HF इज ग्रेटर देन 2m0c², बेटा ये पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन है क्योंकि 2m0c² जो है ये
रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के, तो इससे ज़्यादा अगर एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की है तो जारी बात है पेयर प्रोडक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ पॉजिट्रॉन। तो बेटा ये था हमारा आज का जो MCQs का पोर्शन था चैप्टर नंबर 19 का। मैं एक दफ़ा ये सारा गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बड़ी आसानी से ले सकें। ठीक है जी, ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।